नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो आंसर होगा गिरनार। गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियां हैं। तो गिरनार की पहाड़ियां कहाँ है, इससे ये भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं या बन सकता है, वो है गुजरात। तो ये जो पहाड़ियां हैं गिरनार की, इसमें जो है वो अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है। तो अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक का चतुर्दश शिलालेख कहाँ अंकित है, तो वो होगा गिरनार, विच इज रिलेटेड फ्रॉम गुजरात। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक इसीलिए अशोक के कालीन जो अभिलेख थे वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसा पहला शासक, मतलब स्टार्टिंग करने वाला कोई भी शासक कुछ नया करता है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यही बोला गया कि वो पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। इन पहाड़ियों के दूसरी तरफ शक छत्रप रुद्र दामन का भी अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 260 ईस्वी पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाए अशोक, हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। लगभग 261 ईस्वी पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए मौर्य अभियान का नेतृत्व किया। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज के बीच लड़ा गया, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। कौन? कलिंग का क्षेत्र जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग से संबंधित है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा में थे, तो भाषा कौन थी? प्राकृत। जबकि उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आर्मेइक और यूनानी भाषा से थे। तो मतलब जो अशोक कालीन जो उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र था, वहां पे जो शिलालेख पाए गए वो कौन से थे? वो आर्मेइक और यूनानी भाषा में थे। ठीक है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खगोष्ठी, अरमाइक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए, किंतु अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया। पाली का क्यों किया? क्योंकि उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म का जो भाषा है वो पाली भाषा है, इसलिए राष्ट्रीय भाषा, मतलब समझ लो ना, अलग से भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में किसे अपनाया? तो पाली भाषा और ब्राह्मणी लिपि को प्रयोग किया। भारतीय क्षेत्र में पाए गए अभिलेखों की लिपि ब्राह्मणी है। भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियां खगोष्ठीय, आर्मेइक तथा यूनानी है। तो खगोष्ठीय और आर्मेइक का संबंध जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से ये है, और तो 4 थी, है ना, याद रखिएगा, खगोष्ठी, आर्मेइक, यूनानी और एक क्या थी? एक ब्राह्मणी। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा के लिखने का स्टाइल। जैसे कि हमारी हिंदी की लिपि क्या है? वो देवनागरी लिपि है, मतलब उस भाषा के अंतर्गत बने गए अक्षरों का टाइप जो होता है उसको लिपि बोलते हैं, मतलब जिसमें किसी पर्टिकुलर कोई भाषा लिखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो वो है सुवर्णगिरी। सुवर्ण मतलब सोना, गिरी मतलब पर्वत। तो मौर्य शासन के दौरान सुवर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। आज भी भारत में जो सोने की प्राप्ति होती है वो कर्नाटक क्षेत्र से होती है। खान का केंद्र माना जाता था तथा यह दक्षिण प्रांत की राजधानी थी। दक्षिण प्रांत मतलब अशोक का जो दक्षिणी प्रांत था उसकी राजधानी थी। ठीक है। स्वर्णगिरी से प्राप्त सोना मौर्य साम्राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था। राजस्व मतलब राज्य की आय का, है ना, एक महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था। क्या? सोना, जो कि प्राप्त होता था स्वर्णगिरी से। सेल्यूकस टिकेटस नामक शासक का मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया।
तो याद रखिए यूनानी। तो सेल्यूकड निकेटर नामक जो यूनानी शासक था उसका राजदूत था मेगस्थनीज, जो कि आया था किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये भी पूछा जा सकता है अलग से कि मेगस्थनीज किसके शासनकाल में या किसके दरबार में आया भारत। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और एक ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो याद रखिएगा सेल्यूकड निकेटर, जो कि यूनानी शासक था। चलिए आगे और देख लेते हैं। तो सेल्यूकस निकेटस सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सेल्यूकस निकेटस सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वह सीरिया यूनान का शासक बना। कौन, सेल्यूकड निकेटस। सिकंदर के बारे में तो हर व्यक्ति सुना होता है। तो उसी का सेनापति था सेल्यूकड निकेटर, जो कि सिकंदर की मृत्यु के बाद सीरिया का यूनान का शासक बना। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों को उसने पुनः अधिकार में लेने के उद्देश्य से उसने 305 ईस्वी पूर्व भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर संधि कर लिया। किसे, ये था हमारा जो वो सिकंदर, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस के 4 प्रांत अराकोसिया, जो कि कांधार यानी कि जो कि अभी वर्तमान में अफगानिस्तान का क्षेत्र है, पेरोपनीसाइड मतलब ये काबुल है ना, ये भी वही है अफगानिस्तान से संबंध, एरिया हेरात और जेड्रोसिया मकरान भी अफगानिस्तान में मिले, तथा सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटस ने मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मतलब ये जो टाइप हुआ, मतलब जो संधि हुई, इसके लिए जो सेल्यूकस निकेटस था उसने मेगास्थनीज को भेजा था। कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो इवेंट हुआ, तो संधि हुई, जिसने इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तो इंडिका नामक पुस्तक, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, किसने की इंडिका नामक पुस्तक की रचना, तो मेगास्थनीज ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ हिंद चतुर्मुख से बना था। तो ये था बलुआ पत्थर, मतलब जो सारनाथ में सिंह चतुर्मुख जो स्तंभ है वो किस सामग्री से बना था, तो बलुआ पत्थर। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख धर्म चक्र प्रवर्तक की घटना का स्मारक है, जिसकी स्थापना धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए की गई थी। अक्षुण मतलब जो कभी भी क्षणित ना हो, नष्ट ना हो, उसका मतलब होता है अक्षुण। यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना। प्रस्तर खंड मतलब होता है पत्थर का टुकड़ा। तो वो 45 फीट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। धरती में गड़े हुए आकार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, ठीक है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है, तो वो किस नाम से जाना जाता है, तो सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा निर्मित है, तो वो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है, और किससे संबंधित है, स्तूप का जनरली संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से ही है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में कराया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, आंसर होगा अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्मेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था, तो आंसर होगा मौर्य। धम्मेक स्तूप का निर्माण किस शासक के दौरान कराया गया था, तो मौर्य वंश के शासक। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्मेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश
धम्मिक स्तूप का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। किसके शासनकाल में निर्माण कराया? तो मौर्य वंश के शासनकाल में निर्माण करवाया गया था। धम्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्तंभ है। तो ये सारनाथ क्या है? वाराणसी में, जहाँ पे बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश दिया था, वो भी जगह सारनाथ ही है। तो धम्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है, प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया। धम्मिक स्तूप की नींव अशोक ने 249 ईस्वी पूर्व में रखी थी। 249 ईस्वी में रखी थी तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ गुप्त काल में, लेकिन इसका आधारशिला मौर्य वंश के शासनकाल में रखी गई थी। बौद्ध संरचना धम्मिक स्तूप कहाँ पर है? तो आंसर है ये सारनाथ, जो कि वाराणसी में है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया? तो तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक द्वारा कराया गया। तृतीय बौद्ध परिषद यानी संगीति का आयोजन 249 ईस्वी पूर्व में अशोक के दौरान पाटलिपुत्र में कराया गया था। इसकी अध्यक्षता मोंगलीपुत्तिस द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना था। इसमें बौद्ध ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया, मतलब इसमें जो बौद्ध ग्रंथ हुए उसको अंतिम रूप दिया गया, मतलब अंतिम कंपाइलेशन बोल सकते हुआ। तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। गंतव्य है कि प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। तो अगर थोड़ा डीप क्वेश्चन बनेगा तो ये भी बन सकता था कि बौद्ध जो पिटक थे वो किस संगीति में स्टार्टिंग के जो पिटक शामिल हुए, तो प्रथम संगीति में 2 पिटक शामिल होते, सुत्त पिटक और विनय पिटक, जबकि तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसमें तीसरा जो है वो शामिल हुआ अभिधम्म पिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर होगा बी, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। तो ये गलत है। मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। आंसर रखिएगा कि यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे अशोक नहीं है, यहाँ पे क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए एक बार और अच्छे से देखते हैं। मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यहाँ पे एग्जामिनर हमें कंफ्यूज कर सकता है चंद्रगुप्त मौर्य की जगह अशोक देकर। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज कृति यानी इंडिका, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? ये मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था तथा उसने जैन क्रिया संलेखना विधि द्वारा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए, जिसे बैरम खां, जबकि बैरम खां जो था, बैरम खां तो यार मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, जबकि बैरम खां अकबर का संरक्षक था, है ना। मौर्य वंश के शासक काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? आंसर होगा उत्तरापथ। मौर्य काल में जो जीटी रोड था उसे किस नाम से जाना जाता था? उत्तरापथ। मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ताम्र लिप्त के शहरों को जोड़ता था। मुगल काल में मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब कड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज़्यादातर भाग शेरशाह सूरी द्वारा बनवाए गए। शेरशाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया, है ना। सासाराम अपने गृहनगर के साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ा। किसने जोड़ा? गृहनगर। सासाराम अपने गृहनगर और आगरा को किसने जोड़ा था? तो शेरशाह सूरी ने।
तथा अपनी राजधानी को जोड़ा। शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का काम शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम चेंज कर दिया गया। उत्तरापथ की जगह अब क्या हो गया, सड़क ए आजम उसने उसके नाम पर समर्पित कर दिया गया। जैसे वर्तमान में भी क्या होता है ना, कई जगहों का नाम, कई पथों का नाम वर्तमान राजनेताओं के नाम पर रखा जाता था, उसी समय उसको समर्पित कर दिया गया सड़क ए आजम। इसके बाद मुगल शासकों ने इसे पश्चिम में खैबर दर्रे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया। बाद के जो मुगल शासक हुए, अंग्रेजों के काल में 17वीं सदी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रक रोड कर दिया गया। तो उत्तरापथ से सड़क ए आजम, फिर उसके बाद ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड जिसे बोला जाता है आज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और के अनुयायी बन गए। तो आंसर है बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। कलिंग प्राचीन भारत का एक राज्य था जिसका क्षेत्र वर्तमान में ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आंसर होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त मतलब चाणक्य। चाणक्य के अन्य नाम में विष्णुगुप्त भी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? वो विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त, अन्य नाम चाणक्य व कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य सम्राट की स्थापना की। यह पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी? तो इंडिका। मेगास्थनीज आंसर होगा सी। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। वह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृति के विषय में लिखा। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, जबकि मालविका अग्निमित्रम जो है वो कालिदास की पुस्तक है। हर्षचरित तो बाणभट्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो आंसर होगा कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। कौन? चाणक्य। इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति आदि का महान ग्रंथ है। कई बार क्या होता है कि जो अर्थशास्त्र का विषय पूछ लेता है, स्टेट पीछे में क्वेश्चन बना हुआ कि अर्थशास्त्र का विषय क्या था। तो अर्थशास्त्र जनरली हमारा ये रहेगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड वो होगी, बट नहीं, ये प्रशासन यानी राजनीतिक विषय पर अधिक विस्तृत रूप से लिखी गई पुस्तक थी। कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया है। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। इसका संबंध भी मौर्य काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि वे लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों को उनका पुत्र, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन गया ना, महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी शामिल थे। इससे पहले भी इस पे क्वेश्चन बना है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सके। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रिय है। उसका शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व था। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो अशोक। 3 बार ये क्वेश्चन बन चुका है। ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? तो ये है अशोक। मौर्य वंश के
मौर्य राजवंश के चंद्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया। अशोक ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया।